तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी यूपीपीसीएस पे। दोस्तों, आज तारीख है 22 अक्टूबर 2022। आज यहां पे हम अपने इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ एनालिसिस को करेंगे, जैसा कि हम डेली करते आए हैं। दोस्तों, आज सैटरडे है, तो सैटरडे को क्या है कि उतना करंट अफेयर्स रहता नहीं है। आज दोस्तों देखोगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। तो आज एडिटोरियल की संख्या कम है, इसी वजह से मैंने एक ही वीडियो में एडिटोरियल और करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया है। अगर करंट अफेयर के कंटेक्स्ट में बातें करोगे दोस्तों, तो आज आपको 4-5 करंट अफेयर मिल जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, और 2 एडिटोरियल। पहला करंट अफेयर के कंटेक्स्ट में अगर यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो एक यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तुल पकड़ा है कि जो हेट स्पीचेस दिए जा रहे हैं ना, इसको क्रिमिनल ऑफेंस में लाया जाए, बगैर किसी पिटीशन के उनके ऊपर कार्रवाई की जाए हेट स्पीचेस दिलाने के लिए देने वालों के ऊपर। ठीक है, पहली न्यूज़। और दूसरा आप देखोगे दोस्तों कि इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में क्या है कि टू पुश द एमएसएमई हाउस क्रिएटिंग इन द हिंटरलैंड्स गवर्नमेंट्स प्लान टू इन्वॉल्व द आरआरबीज। आरआरबी क्या है दोस्तों कि आप देखोगे रूरल बैंक्स के जो होते हैं, यहाँ पे बातें की जा रही है क्या है दोस्तों कि अभी जो रूरल बैंक्स वगैरह है ना, इनको क्या है कि आप देखोगे किस तरीके से डिफॉल्टर्स की संख्या पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बढ़ती जा रही है एजुकेशन लोन के कंटेक्स में। तो अब क्या है कि थोड़ा सा ये जो आरआरबीज बैंक्स है ना, ये थोड़ा सा अपना दायरा जो है बदलेंगी। दायरा मतलब इन द सेंस समझने की कोशिश करी कि एजुकेशन लोन देने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी, हाउसिंग लोन देने की कोशिश की जाएगी, थोड़ा सा मतलब अपलिफ्टमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तीसरी न्यूज़ है यहाँ पे देखोगे इंटरनेशनल में कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, इसको यहाँ पे देखा जाएगा। और उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि कल मैंने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था किस कंटेक्स्ट में कि ये जो अपने इंडिया के वर्कर्स बाहर जाते हैं, काफ़ी मैंने होलिस्टिक वे में इसको कवर किया था कि जो अपने इंडिया के वर्कर्स बाहर जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर इनकी किसी काम काज में डेथ हो जाती है तो उसका कंपनसेशन इनको नहीं मिलता है। इवन इनकी जो वर्क लाइफ है काफ़ी वहाँ पे पुअर रहती है। तो उसके कंटेक्स्ट में क्या है कि तेलंगाना सरकार ने जो इनके फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था ना, वहाँ पे एमिग्रेंट्स वर्कर जो अपने इंडिया के डाई कर गए अनफॉर्चुनेटली, तो उनको अभी तक 2010 से कोई कंपनसेशन नहीं मिला। तो क्या है कि तेलंगाना सरकार ने कुछ कोशिशें की, उसको देखेंगे, और 2 एडिटोरियल है उसको देखेंगे। तो आइए दोस्तों एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है इंडियन पिनल कोड टू इनिशिएट सो मोटो एक्शंस 153A, 153B एंड 295A एंड 505 टू डील विथ स्पीचेज। मतलब आप देखोगे दोस्तों कि इंडियन पिनल कोड के तहत 153A, 153B और 295A और 505 के तहत क्या है कि हेट स्पीचेस पे आईपीसी सेक्शन ये डील करेगा। मतलब आप क्या है देखोगे दोस्तों कि ये करने का कारण क्यों है। देखिए दोस्तों, आईपीसी की सेक्शंस कब लगती हैं? आईपीसी की सेक्शंस तब लगती हैं जब आप कह सकते हो कि किसी सिविल मैटर में या क्रिमिनल मैटर में आईपीसी के सेक्शंस लगते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो समझने वाली बात है, पहली तो प्रेम्बल के स्ट्रक्चर जो सेकुलर का है उसके खतरा है। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हेट स्पीचेस दिए जा रही है, इससे क्या है कि नेशनल इंटीग्रेशन में थ्रेटन हो रहा है। ठीक है, तो क्या है कि आईपीसी सेक्शन ने सो मोटो एक्शंस लेने की पूरी कोशिश की गई है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, द बेंचेस ऑफ द जस्टिस के एम जोसेफ एंड हरिकिशेष रॉयस इशूड द डायरेक्शन ऑन द पिटिशन बाय सईन अब्दुल्ला एज रेसिडेंट्स ऑफ कोइस्कोडो इन केरला who highlighted speeches delivered at the Virat Hindu Sabha organized by VHP Delhi Hindu Unit and other Hindu organizations in the capital on 10 October and other similar petitions seen actions followed hate speeches against the Muslim at the संसद धर्म इवेंट्स। मतलब आप देखोगे दोस्तों कि ये जो बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, जो बड़े बड़े होते हैं इवेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या कोई ओकेजन होता है, जैसे मान के चलिए बड़ा फेस्टिवल, जहाँ पे किसी एक कम्युनिटी से वो फेस्टिवल जुड़ा होता है, तो वहाँ पे वो कम्युनिटी के लोग जब ज़्यादा इकट्ठा होते हैं ना, तो क्या किया जाता है कि कम्युनल हेट स्पीचेस अभी दिया जा रहा है ना कहीं ये चिंता की बात है। ठीक है, तो आप देखोगे कि इस बेंचेस पे के एम जोसेफ और हरिकिशोर रॉय ने, ये कौन है डिवीजन बेंचेस में 2 जजेस हैं, के एम जोसेफ और हरिकेश रॉय। तो इन्होंने क्या है कि ये डायरेक्शन दिया है कि आप इसको क्रिमिनल ऑफेंस के तहत क्या है कि इन पे आईपीसी सेक्शंस लगाइए। अब थोड़ा आईपीसी सेक्शंस को डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो आईपीसी सेक्शंस मैंने आपको 4 ऊपर डिस्कस किए थे, उनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। 153B क्या स्पीक्स है, क्या डील करता है, स्पीक्स अबाउट द इम्पिटेशंस एंड असर्शंस प्रीजुडिशियल टू द नेशनल इंटीग्रेशंस। 295A क्या डील करता है, टू डिबेट एट द मैलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ। पहला हमने क्या समझा 153 में कि ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए थ्रेटन है। दूसरी चीज़, आपका कोई भी स्पीक्स जो होगा वो कह सकते हो कि प्रीजुडिशियल मतलब इन द सेंस समझ। देखिए दोस्तों, अगर आपने इस चीज़ को कह सकते हो कि उल्लंघन किया ना, तो समझिए कि इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी माना जाएगा। यहाँ पे ये भी बातें कही गई हैं कि इट्स ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट ने आपको डायरेक्शन दिया और आप उस चीज़ को नहीं मानोगे ना, तो आप इसमें कोर्ट के फैसले का अनादर कर रहे हो, तो इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भी चार्जेस आपके ऊपर लग सकते हैं। 295A के तहत क्या है कि कोई भी ऐसा मालिशियस एक्ट जो किसी भी रिलीजन को इंसल्ट करता हो, वो रोकथाम किया जाए। और सेक्शन 505 क्या है कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि पब्लिकली कह सकते हो कि अराजकता फैला सकती है। अराजकता तक तो मतलब इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि पब्लिक मिसचिफ, मतलब कि आप मिसगाइडेंस कर दें या कोई ऐसी बात बोल दें कि किसी की भावना जो है आहत हो जाए। ठीक है, तो ये सेक्शंस जो हैं
और लास्ट सेक्शन क्या है कि सेक्शन 153 आईपीसी डील्स विद द प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजियस रेस प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस एंड लैंग्वेज। मतलब क्या है कि आईपीसी सेक्शन 153 क्या है कि किसी भी डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द रिलीजियस ऑन द ग्राउंड इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि कोई भी ऐसा रिलीजन हो, वो किसी भी रिलीजन या किसी भी ग्रेड या ग्राउंड या किसी भी कास्ट या कम्युनिटी से होता हो, रेसिडेंस से लैंग्वेज से होता हो, तो वो अपने बेशक कल्चर को प्रमोट कर सकता है, लेकिन दोस्तों वो प्रोपोगंडा जरूर कर सकता है। लेकिन क्या है कि आप उसके प्रोवोक्शन में किसी को भी कह सकते हो कि हारमोनी को कह सकते हो कि डिसयूनिट नहीं कर सकते हो। मतलब हारमोनी की स्टेट की जो आपकी हारमोनी है ना, आप उसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते हो। आप बेशक अपने धर्म का प्रचार करोगे, सब कुछ करोगे, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करिए, इवन आप प्रोपोगंडा भी करिए, लेकिन आप अपने रिलीजन के चलते क्या है कि आप स्टेट के हारमोनी को जो है वो नहीं करेंगे, डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाली बातें थी। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों, इंडिया एनगेजेस भारत एज अ सेकुलर नेशन एंड फर्टिनिटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री इज गिल्डिंग द प्रिंसिपल एनरिच्ड इन द प्रेम्बल। मतलब वही वाली बातें हैं दोस्तों जो मैंने आपको बता दिया ना कि ये प्रेम्बल का अपना बेसिक स्ट्रक्चर है कि जिसमें इंडिया को एक सेकुलर और फेटर्निटी कंट्री दिखाया गया है। तो उसके कंटेक्स में क्या है कि जब ये सारी हरकतें होती हैं ना, कम्युनल जब स्पीचेस दिए जाते हैं, हेड स्पीचेस, तो ये वायलेट हो रहा है। ठीक है, तो यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है कि फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोटेक्टर्स एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज इन द पर्टिकुलर रूल ऑफ लॉ एंड द सेकुलर डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द नेशन। तो वही वाली बात है दोस्तों जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब चलिए आगे की न्यूज़ को देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरी न्यूज़ को देखिए। दूसरी न्यूज़ में क्या है दोस्तों कि सेंटर तेलंगाना ऑफर्स टू हेल्प नीन ऑफ द कतर डेड गेट्स द जॉब कंपनसेशन। मतलब क्या है दोस्तों कि कल भी मैंने इस एडिटोरियल को डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप देखोगे कि अपने इंडिया के जो वर्कर्स हैं जो गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं जॉब करने के लिए, इनके साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। मतलब जो स्किल्ड और अनस्किल्ड क्लास वर्कर होते हैं, किस तरीके से उनकी जॉब लाइफ रहती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्श स्ट्रीट की तरीके से गुजारी जाती है। और इवन आप देखोगे कि ना ही इनको कोई किसी प्रकार का कंपनसेशन मिलता है, ना कोई एक्सीडेंटल क्लेम मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। तो उसी के कंटेक्स्ट में क्या है दोस्तों कि जो अभी कतर में 2010 में क्या हुआ कि अपने जो तेलंगाना के जो वर्कर्स थे ना, केरला के जो वर्कर वैसे केरला तेलंगाना के थे, आप देखोगे कि ये जो वर्कर्स गए थे ना काम करने के लिए 2010 के कतर के जब दोहा मतलब 2010 में जब कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ना, तो आप देखोगे दोस्तों कि अपने इमिग्रेंट्स वर्कर जो थे ना वहाँ पे डाई हो गए। मतलब 2010 से अभी तक क्या हुआ कि वहाँ पे कतर में सऊदी अरब ने अभी तक किसी भी प्रकार का ना इनको कंपनसेशन दिया है ना कुछ भी दिया है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अपने यूनियन मिनिस्टर मुरलीधरन ने अपने इंडिया के जो एम्बेसडर है ना दोहा में, उनको क्या है कि ये सिफारिश की है, फ़ोन कॉल किया, ये सिफारिश की कि आप वहाँ की सरकार से एक बैठक बातचीत करिए और जो यहाँ के इंडिया के लोग हैं ना जो वहाँ पे काम करते हुए बेचारे अपने मतलब प्राण गंवा चुके हैं, उनको फैमिली को कंपनसेशन दिया जाए। और इवन साथ ही आप देखोगे कि यहाँ के तेलंगाना की यूनियन गवर्नमेंट ने ये भी कोशिश की है कि जो भी फैमिली वर्कर, अच्छा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यहाँ पे तेलंगाना या केरला की ही बात है, इवन आप देखोगे कि पंजाब और बिहार के भी कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जिन्होंने क्या किया है कि गए थे, उनका कोई अता पता नहीं, आज वो है नहीं, जिंदा नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बातें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाली बात है कि यहाँ पे कंपनसेशन की बात हो रही है। एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको उनके फैमिली में किसी ना किसी को कंपनसेशन के तौर पे क्या है, क्योंकि भाई उनके स्टेट के नागरिक थे, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए क्या है कि उनको सरकारी नौकरी परिवार में किसी एक को देने की बात की जा रही है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे ये है कि सऊदी अरब से पूरा मतलब एक डेलिब्रेट टॉक करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि जिसमें क्या है कि इनको जो विक्टिम्स हैं उनके फैमिली को क्या मिले कि कंपनसेशन मिले। और साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कंपनसेशन के बाद क्या है दोस्तों कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझने की बात है। पहली चीज़ ये है कि कंपनसेशन तो डिसाइड किया जाए कि कंपनसेशन दिया जाए। दूसरी बात क्या है कि अभी तक ये क्लियर कट भी नहीं बताया जा रहा कि जो फीफा वर्ल्ड कप में जो इंडियन वर्कर्स की डेथ हुई वो कैसे हुई। ये क्या हुआ कि इसको अभी तक सऊदी अरब ये कह दे रहा है कि ये नेचुरली है। नेचुरली मतलब ये है कि काम करते करते हो गई, लेकिन क्या है कि जो डेथ है इसको प्रॉपर एक जो अभी उसके ऊपर हिडन एक कह सकते हो कि पर्दा जो डला हुआ है ना, उसको प्रॉपर बताया जाए, ओपनली पब्लिक स्कीम में आके कहा जाए, बताया जाए कि हाँ ऐसा हुआ है, और साथ ही जो भी हुआ है उनके फैमिली विक्टिम्स को कंपनसेशन दिया जाए। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात थी दोस्तों वो मैंने बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल की न्यूज़ देखेंगे। इंटरनेशनल की न्यूज़ में आप देखोगे दोस्तों कि पाकिस्तान को एफएटीए की ग्रे लिस्ट से 4 साल बाद जो है आज़ाद कर दिया गया है। इवन आप देखोगे दोस्तों कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज ने जो है बेसिकली स्पेशल ट्विटर पे ट्वीट किया, ये बताया कि उनकी जो कड़ी मशक्क़त थी एफएटीएफ के साथ काम करके, जो ग्रे लिस्ट में वो थे, कि टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो उन्होंने काम किया कि धीरे धीरे उसको एक्सक्लूड किया, तब जाके आज 4 साल की कड़ी मशक्क़त के बाद उनको ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि ये अपनी एक नई अपॉर्चुनिटी का वेलकम है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो समझने वाली बात है, पाकिस्तान जब तक ग्रे लिस्ट में था, तो मैंने ये कल परसों भी आपसे शायद डिस्कस किया था, ये आपको बताया था कि ग्रे लिस्ट में होने की वजह से क्या था कि इसको
जो लोन्स वगैरह मिलने चाहिए इंटरनेशनल फोरम्स में, जैसे मान के चलिए आईडीबी लोन्स या एडीबी, जो इंटरनेशनल बैंक्स वगैरह आईएमएफ से लोन वगैरह रिलीफ फंड्स वगैरह जो मिलने चाहिए ना, वो नहीं मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि ये टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रहा था एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट के मुताबिक। अच्छा देखिए दोस्तों, एफएटीएफ क्या है, कल परसों भी मैंने आपको ये बताया था कि दो लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट, एक ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में आप देखोगे कि नॉर्थ कोरिया वगैरह आता है। नॉर्थ कोरिया मतलब जो पूरा टेररिज्म को सपोर्ट करता है, ठीक है, मतलब उसको ब्लैक लिस्टेड में ही गिना जाता है। और यहाँ पे 2-3 चीज़ें और एफएटीएफ के कंटेक्स्ट में दोस्तों जो प्रीलिम्स का फैक्ट बन सकता है वो ये है कि द ग्रुपिंग इज मेड, एफएटीएफ के बारे में देखिए क्या होता है। द ग्रुपिंग इज मेड अप ऑफ 37 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस, द 2 रीजनल ग्रुप्स, द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल्स एंड द यूरोपियन कमीशन। मतलब क्या है कि 37 मेंबर्स की ये कंट्रीज है, ग्रुपिंग है, बनाई गई है इंक्लूडिंग यूएस को लेकर। साथ ही इसमें 2 रीजनल ग्रुप्स भी हैं, कौन कौन से, एक गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, दूसरा यूरोपियन कमीशन। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों यहाँ पे क्या था कि एफएटीएफ का प्रीलियम का जो फैक्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया। इवन अब चलिए आगे की न्यूज़ को देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक इकोनॉमी के कंटेक्स्ट के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये क्या है दोस्तों कि करंट टाइम में आप देखोगे कि टू पुश एमएसएमई हाउस क्रेडिटिंग इन हिंटरलैंड गवर्नमेंट प्लान्स टू इन्वॉल्व आरआरबीज। आरआरबी क्या है दोस्तों कि रीजनल रूरल बैंक्स। यहाँ पे क्या बातें की जा रही है दोस्तों कि करंट टाइम में आप देखोगे कि 15,000 के ऑड स्टॉक old strong networks of the 43 regional rural banks in the country asking them to expand their portfolio by adding a new segments। मतलब क्या है दोस्तों कि अब ये जो अपना रीजनल रूरल बैंक्स है ना, 43 रीजनल रूरल बैंक्स है ना, अब क्या है कि इन पे थोड़ा सा कुछ पोर्टफोलियो सेगमेंट्स को और इंक्रीज करने की बात की जा रही है। इंक्रीज इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि नाउ द रूरल बैंक्स फॉर इंस्टेंस वुड बी आस्क्ड टू लुक बियॉन्ड द क्रॉप लोन्स, ऑल्सो प्रोवाइड द लोन्स फॉर ट्रैक्टर, स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरियाज एंड एजुकेशन हाउसिंग लोन्स टू इन द रूरल एरियाज। मतलब क्या है कि अब ये जो रूरल बैंक्स होंगे ना एमएसएमई के कंटेक्स्ट में क्या होंगे कि छोटे मोटे स्मॉल बिजनेस लोन के साथ साथ एजुकेशन लोन और इवन आप देखोगे कि हाउसिंग लोन्स भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब क्या है कि इनके सेगमेंट को थोड़ा सा और पोर्टफोलियो को और इंक्रीज करने की बात की जा रही है। अब देखिए दोस्तों क्या है कि द डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस हैज फ्लैग्ड द कंसर्न्स अबाउट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैविंग स्लो लेंडिंग टू द एजुकेशन लोन ड्यू टू हायर डिफॉल्ट्स एंड द कंटिन्यूइंग स्ट्रगल ऑफ द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर्स व्हिच सफर्ड द मोस्ट इन द वेक ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक एंड द नेशनल एंड द लोकल लॉकडाउन। मतलब क्या है दोस्तों, ये डिसीजन क्यों लिया गया? कोविड-19 के बाद आप देखोगे दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा वो किस पे पड़ा कि अपने जो छोटे बिजनेस हुआ करते थे, जो एमएसएमई के तहत आया करते थे, उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो क्या हुआ कि वो तबाह हो गया। इवन आप देखोगे कि करंट टाइम में क्या है कि मैं लगातार इस चीज़ को करंट अफेयर को डिस्कस किया हूँ कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, इस पे क्या है कि एजुकेशन जो लेने का जो प्रोसेस है ना, वो इतना ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि डिफ़िकल्ट इसलिए बन गया क्योंकि कहीं ना कहीं डिफ़ाल्टर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डिफ़ाल्टर्स की संख्या बढ़ने के साथ साथ आप देखोगे दोस्तों कि एजुकेशन के लोन के कंटेक्स्ट में क्या है कि गवर्नमेंट भी लगातार इस चीज़ पे प्रयास कर रही है। मैंने 2-3 दिन पहले शायद इस करंट अफेयर को डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने अब क्या किया है कि 7.5 लाख का लोन तो पहले बिना किसी कोलेट्रल के मिल जाया करता था, लेकिन अब जो है 10 लाख तक का लोन कोशिश किया जा रहा है कि बिना किसी कोलेट्रल के दायरे के अंदर लाया जाए। इवन आप देखोगे कि और भी गवर्नमेंट ने बहुत सी कोशिशें की अपलिफ्टमेंट के लिए। क्या कर रहे हैं कि लोन डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्जेस हैं उसको भी क्या है कि गवर्नमेंट कम करने की कोशिश कर रही है, कम करने की कोशिश कर रही है ताकि थोड़ा सा जो आप कह सकते हो कि ईएमआई पे बर्डन पड़ रहा था ना, वो और थोड़ा रिलैक्सेशन हो। तो ये सारी बातें हैं जो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक थोड़ा सा जो रूरल हाउस होल्ड बैंक है, जो रूरल एरियाज में एक पुश देने की पूरी कोशिश की गई है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बातें हैं कि ये इनिशिएटिव टारगेट्स किसके तहत है। द मेन इनिशिएटिव एंड द टारगेट्स विल बी पार्ट ऑफ द इनहेंस्ड एसेस एंड द सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म्स बीन अंडरटेकन बाय द सेंटर। मतलब क्या है कि इनहेंस्ड एसेस एंड द सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म्स के तहत क्या है कि सेंटर्स के रिफॉर्म्स के तहत ये टारगेट्स को लाने की पूरी कोशिश की गई है। देखिए दोस्तों ये ईज क्या है, ये 2018 में लाया गया था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को करेंटली जो 5th फेज में है इसको रिफॉर्म करने की और कोशिश की जाए। देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने पहली बार कोशिश की, 2015-16 में भी गवर्नमेंट ने इसके लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि उसके बाद उतना अफेक्शन तो नहीं दिखाई दिया। लेकिन हाँ करंट टाइम में आप देखोगे कि about the 2 consecutive years of the losses during the COVID-19 pandemics, RRBs reported a consolidated net profit of the 1,682 crore in the financial year 2021 out of the 30 out of 43 RRB reporting net profits। मतलब आप देखोगे कि अबाउट आफ्टर द 2 कंसेक्यूटिंग ईयर्स, मतलब कोविड-19 के बाद जो ये 2 साल अपना गुजरा है ना, क्या था 2019 और 2021 के बाद जो हालतें सुधार में आई है ना कंसेक्यूटिव ईयर्स कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, आप देखोगे कि जो आरआरबी का प्रॉफिट है ना, रूरल हाउस होल्ड का प्रॉफिट है ना, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्या करते हैं कि क्रॉप लोन्स प्रोवाइड करते हैं। क्रॉप लोन्स प्रोवाइड क्या हुआ कि आप देखोगे काम तो मिल नहीं रहा था। आज भी देखिए दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या सीन है कि अपने इंडिया के जो लेबर है ना, जिनके पास 1-2 बीघा छोटे मोटे खेत होते हैं, वो करते क्या हैं
कि दिल्ली बम्बई में मजदूरी करने चले जाते हैं और उसके बाद जब खेती का टाइम आता है या कटाई का काम आता है तो उसके बाद वो अपने खेतों पे काम करते हैं। अब कोविड के दौरान क्या हुआ दोस्तों कि इनके पास तो बचा ही नहीं पैसा। हाँ भाई, इनको तो रोजगार मिल ही नहीं रहा था, सारे लॉकडाउन में ग्रसित थे, तो कहाँ से इनको कामकाज मिलता। तो उस टाइम क्या हुआ कि ये जो आरआरबी के बैंक्स थे इन्होंने क्रॉप लोन देने की पूरी कोशिश की। क्रॉप लोन के कंटेक्स में क्या हुआ दोस्तों, जब इनको लोन वगैरह मिला तो धीरे धीरे गाड़ी चल पड़ी, इकोनॉमी के कंटेक्स में थोड़ा सा जो है गाड़ी आगे बढ़ी। तो उसी के कंटेक्स में क्या है कि देखोगे फाइनेंशियल 2021 में लास्ट ईयर की यहाँ पे बात है कि 43 जो आरआरबी बैंक्स है ना उनमें 30 किस तरीके से प्रॉफिट्स में रहे। अब इवन आप देखोगे दोस्तों कि PSBs अंडर द ईज प्रोग्राम्स हैव अ कॉमन रिफॉर्म एजेंडा टू इंप्रूव द प्रोबेबिलिटी, एसेट क्वालिटी एंड कस्टमर सर्विस एंड डिजिटल कैपेबिलिटीज। मतलब क्या है कि इवन ये जो ईज अपना इनिशिएटिव है ना, इसके तहत क्या है कि एसेट की जो क्वालिटी है ना इसको भी कुछ हद तक और इंप्रूव करने की बात की गई। इवन आप देखोगे कि जो प्रॉफिबिलिटी है ना, प्रॉफिबिलिटी इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, जो कस्टमर सर्विस है, ये कह सकते हो कि अपनी डिजिटल जो कैपेबिलिटीज है ना, कस्टमर सर्विस को भी इन्हेंसमेंट इससे मिलेगा। और इवन आप देखोगे दोस्तों कि करंट टाइम में क्या है कि अब जो यहाँ पे मेन बातें हैं कि आरआरबी की हाउस होल्डिंग स्टेक होल्डिंग की यहाँ पे बात है। अब ये दोस्तों जो आरआरबी है ना, ये क्या है, रीजनल रूरल बैंक्स, इसके बारे में क्या है कि इसको क्या है स्पॉन्सरशिप कौन करता है, पीएसबी करता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स करते हैं, जिसका 40% जो होता है वो ओन होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, 25% जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है और 20% जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और उसके बाद जो होता है वो आरआरबी के पास होता है। मतलब क्या है, द ईज प्रोग्राम फॉर द आरआरबी विल ऑल्सो इंटेंट फोकस ऑन द डिजिटेशन ऑपरेशंस एंड द कनेक्टिंग आरआरबीज विद ईच अदर। मतलब क्या है कि देखिए दोस्तों, ये जो इस प्रोग्राम लाया गया ना, इस प्रोग्राम के तहत क्या है कि देखिए दोस्तों, ये जो अपने कह सकते हो कि बैंकिंग के जो कनेक्शंस है ना, ये अपने आरआरबी से उतने बैठे नहीं हैं। मतलब समझने की कोशिश करिए, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो अपने इंटरनेशनल फोरम तो नहीं कह सकते दोस्तों, जो कनेक्शन पैनल है ना, कैसे समझने की कोशिश करिए कि जैसे मान के चलिए एक कनेक्टिंग लिंक है ना, तो उस कनेक्टिंग लिंक के तहत क्या है कि जैसे आरबीआई है, आरबीआई जो रेगुलेट कर रहा है ये सारे कॉमन बैंक्स को, तो वो क्या है कि इस प्रोग्राम्स के तहत ये जो रूरल हाउस होल्ड बैंक्स होंगे ना, रीजनल रूरल जो बैंक्स होंगे ना, इनको एक प्रॉपर कनेक्शंस प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। जब ये प्रॉपर कनेक्शंस में आ जाओगे ना दोस्तों, तो इनको क्या है कि और इफेक्टिव वे में लाने की कोशिश की जाएगी। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव वे में लाने की कोशिश इसलिए की जाएगी, क्यों? क्योंकि जब ये इंटीग्रेटेड सिस्टम में आ जाएंगे ना दोस्तों, तो इनकी जो फाइनेंसिंग होगी ना, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर्टिकुलर रीजन में और इफेक्टिव वे में कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक उतना प्रॉपर कनेक्शन तो इनके पास है नहीं, तो ये पता ही नहीं चल पाता है कि किस रीजनल में किस तरीके की फाइनेंसिंग पब्लिक सेक्टर को देनी चाहिए। भाई जितना ज़्यादा फाइनेंस होगा उतना ये आरआरबी जो है ये लोन प्रोवाइड करेगा, और जितना ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगा उतना क्या है कि जीडीपी के लिए हमारे प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों यही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। ठीक है दोस्तों, तो आज का करंट अफेयर इतना ही था दोस्तों। अब चलिए अपने एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एडिटोरियल में आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, हम पहले एडिटोरियल को देखेंगे। कल भी मैंने इस करंट अफेयर को डिस्कस किया था, मैंने बताया था ना कि किस तरीके से ब्रिटेन की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लिज ट्रॉस ने इस्तीफा दे दिया, 45 दिन के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब देखिए दोस्तों, उसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पे एडिटोरियल निकला है, जॉब इनसिक्योरिटी रिस्टोरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज नॉट ओनली द चैलेंजेस फेसिंग द न्यू यूके प्राइम मिनिस्टर। मतलब क्या है दोस्तों कि देखिए कि अब जो यूके का प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसके लिए बेसिकली ये चैलेंजेस नहीं है कि किस तरीके से आप अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करो। देखिए यहाँ पे मामला क्या है कि मैंने बताया ना कि किस तरीके से कंजर्वेटिव पार्टी की यूके की प्राइम मिनिस्टर, यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर ने लिज ट्रॉस ने इस्तीफा 45 दिन के बाद दे दिया। आप देखोगे दोस्तों कि 6 साल में ये 5वें ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ पे क्या है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा कम टेन्योर है, कम टेन्योर इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि 45 दिन के अपने कार्यकाल के दौरान जो इन्होंने काफ़ी शॉर्ट टर्म में इस्तीफा दे दिया है ना, ये कह सकते हो कि ऐसा कब हुआ था। सर रॉबर्ट वेलपोल ने 1721 के टाइम की इनकी कुछ यादें इसी तरीके से जुड़ जाती हैं कि किस टाइम से ब्रिटेन में उन्होंने भी अपनी सरकार को गिराते, सरकार तो नहीं कह सकते दोस्तों कि उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। देखिए दोस्तों, कंजर्वेटिव पार्टी में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इनको किस लिए देना पड़ा, इन्होंने बेशक दिया है, लेकिन अब जो करंट टाइम में बैक पे आएगा, जो वापस से सीट पे बैठेगा वो कंजर्वेटिव पार्टी का ही आएगा। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के पास मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी में होने की वजह से उन्होंने खाली प्राइम मिनिस्टर का चेहरा चेंज किया है, उनकी पार्टी अभी भी सत्ता में बनी रहेगी। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या समझने वाली बात है कि इनकी सरकार गिरी क्यों। मैंने कल भी बताया था कि इनके आने का जो मेन कारण था, हटने का जो मेन कारण था कि जो इनके कह सकते हो इकोनॉमी के कंटेक्स्ट के जो फेक प्रोमिसेस हुए ना, फेक प्रोमिसेस इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जो इनके गलत डिसीजन हुए ना वो इनके लिए बैकफायर कर गए। आप देखोगे दोस्तों कि इन्होंने क्या किया कि मिनी बजट को लाने की कोशिश की। मिनी बजट में क्या हुआ दोस्तों, करंट टाइम में आप देखोगे जिस तरीके से जब आप देखोगे कि इनकी करेंसी डेप्रिशिएट करती जा रही है, जहां पे आप समझने की कोशिश करें इनके यील्ड्स मतलब समझिए जैसे अपने इंडिया के गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं ना वो बिकने लगे। इवन आप देखोगे उस कंटेक्स्ट में आप क्या कर रहे हो कि रिच क्लास के टैक्सेस को कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, मतलब आप लुभाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कुछ दिन तक आप 2 साल के लिए क्या किया था कि इन्होंने मिनी बजट के तहत टैक्स को कंसेशन देने की पूरी कोशिश की। अच्छा दोस्तों देखिए, टैक्स को कंसेशन देने की कोशिश की तो क्या करोगे भाई, आपका रेवेन्यू आप करंट टाइम में टैक्स से ही तो कमाओगे। नतीजा क्या हुआ कि आपके ऊपर फिस्कल बर्डन ज़्यादा पड़ गया। अब
फिस्कल बर्डन ज़्यादा पड़ गया तो आप देखोगे कहीं ना कहीं आपकी इकॉनमी खतरे में आ गई। अब इकॉनमी के खतरे आने की वजह से क्या, जब आपकी इकॉनमी खतरे में आ जाएगी तो आपके मुल्क में जो इन्वेस्टर हैं वो भी पैसा देने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जब इन्वेस्टर किसी को अगर देगा, डेप्ट देगा, तो उसको भी तो अपना रीपे चाहिए। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है कि अगर कल को मैंने कर्ज दे दिया तो मेरा रीपे कहाँ से होगा। तो इनकी इकॉनमी, इनके इस गलत डिसीजन की वजह से कहीं ना कहीं ये भी इनके लिए दिक्कत हो गई, और इनके यील्ड्स जो हैं, इनके एसेट हैं, वो बिक बिक के पैसा निकाल रहे हैं इन्वेस्टर। तो आप देखोगे कि कोविड के रिलीफ के बाद, कोविड का जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट खत्म हुआ, ओपन हुआ, तो कोविड के बाद आप देखोगे पोस्ट कोविड के एरा में जो करंट टाइम में जो इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में इनका डिसीजन था ना, वो कहीं ना कहीं हद तक जॉब इनसिक्योरिटी भी क्रिएट किया है। तो अब जो करंट टाइम में जो बनेंगे, आपने कल भी मैंने बताया था कि जो बैक पे आप दोबारा आएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये बेशक बहुत बड़ी चुनौती का विषय है कि अब जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है कंजर्वेटिव पार्टी की, अब क्या है कि वो जब आएँ तो कहीं न कहीं उनको इस चीज़ के लिए टैकल करना भी बहुत मुश्किल की बात है। तो यही सब था दोस्तों इस एडिटोरियल में। अब चलिए दोस्तों अपने लास्ट एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं। इस एडिटोरियल के कॉन्टेक्स्ट की अगर यहाँ पे बातें करोगे दोस्तों, तो ये एडिटोरियल क्या है कि एडिटोरियल में देखिए दोस्तों क्या है कि नॉट हिंदी और इंग्लिश। इस एडिटोरियल को समझने की कोशिश करिए दोस्तों। कल भी मैंने इसको डिस्कस किया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या है। देखिए दोस्तों, एडिटोरियल पढ़ने का क्या मतलब होता है। एडिटोरियल बेसिकली थॉट को डेवलप करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो बातें हैं वो ये समझने वाली बातें हैं कि यहाँ पे क्या है कि एक दो बातें की गई हैं, नॉट हिंदी नॉट इंग्लिश। मतलब क्या है दोस्तों कि आप एक तरफ एजुकेशन के तहत, एजुकेशन पॉलिसी के तहत रीजनल लैंग्वेज में, वर्नेकुलर लैंग्वेज में प्रमोट करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको थॉट समझने की कोशिश करनी है वो तीन चार बातें हैं। तीन चार बातें इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों। पहली बात तो ये कि हमारी जो वर्नेकुलर लैंग्वेज होती है ना, आप देखोगे कि जब हम वर्नैकुलर लैंग्वेज से अपने जुड़ जाते हैं ना, तो क्या है कि इंडिया में जो क्योंकि डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे दोस्तों कि बेशक अपने इंडिया में डाइवर्सिटी है, लेकिन क्या है कि जिस तरीके से श्रीलंका में उथल पुथल मचता रहता है वहाँ के सिंगला कम्युनिटी के ऊपर, और जो तमिल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट है, अपने इंडिया में इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मतलब आप देखोगे कि लैंग्वेज के आधार पे भी अपने कुछ स्टेट्स बने। आप देखोगे ना किस तरीके से अपने नीचे के साउथ के स्टेट्स बने। इवन आप देखोगे आंध्रा में किस तरीके से कन्नड़, कर्नाटका, तेलुगु के आधार पे भी अपने रीजनल लैंग्वेजेस पे कुछ बटे हुए हैं स्टेट्स। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि जब आप किसी एक लैंग्वेज पे, वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्रपोर्शन करने लगते हो ना, तो आपकी जो कल्चर आइडेंटिटी होती है ना, वो उससे हद तक जुड़ जाती है। अब देखिए दोस्तों कि ये करंट टाइम में क्या है कि बेशक अपने आप को इंडिया, ये बात सही है कि हम वर्नाकुलर लैंग्वेज में, अपने रीजनल लैंग्वेज को कह सकते हो कि हम वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्रमोट करके अपनी जो इंग्लिश की जो लैंग्वेज में हम पढ़ाई कर रहे थे, जो कॉलोनियल अपना माइंडसेट था, उससे कहीं ना कहीं हद तक हम उभरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बात सही है कि हमने कॉलोनियल माइंडसेट से आगे बढ़ने, अपने आप की एजुकेशन को इंप्रूव करने की बात की। लेकिन देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो मेन हद तक हमको समझने वाली बात यह है कि करंट टाइम में आप देखोगे, मैंने 2-3 दिन पहले भी करंट अफेयर को इसको डिस्कस किया था कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में अपनी मेडिकल की लैंग्वेज को उसकी वर्नाकुलर हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाई करने वाला पहला स्टेट बना। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि किस तरीके से हमारे जो इंडिया में हम अपने आप को साइंटिफिक और मॉडर्निक सोसाइटी में अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं कि हम विश्व के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकें। तो आप देखिए दोस्तों कि जब आप किसी विदेश में काम करने वाला इंसान बनता है, तो वहाँ पे किस तरीके से इन्फीरियरिटी इंडिया पे हिंदी लैंग्वेज को देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं हद तक जहाँ पे आप देखोगे कि इंडिया की इंजीनियरिंग सर्विस और इवन आप देखोगे मेडिकल सर्विस जो इतनी अच्छी है, जब उनको वर्नाकुलर लैंग्वेज में आप प्रमोट करने लगेंगे, तो जो विदेश के लोग यहाँ पे आते हैं कामकाज को सीखने के लिए, या अपने इंडिया के लोग जो कामकाज को करने के लिए बाहर जाएंगे, तो जब आप अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज में सीखेंगे, तो क्या जो लोग वहाँ पे पहले से इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, या अपनी लैंग्वेज में जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक्सेप्टेड है उनको पढ़ रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं हद तक उनके लिए कॉम्पिटेंट नहीं बन चुका है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं समझने वाली बातें हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये दो वर्डिक्ट थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थॉट समझने वाली बात थी। तो कहीं ना कहीं मेडिकल के क्षेत्र में आप देखोगे, ये देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं क्या है कि अपने मेडिकल का इलाज बहुत सस्ता है इंडिया में। तो यही कारण था कि अपने विदेश के लोग यहाँ पे इंडिया में आते हैं। आज की डेट में कैंसर का इलाज कराने में इंडिया में 10 साल तक फाइनेंशियल कंडीशन एक फैमिली की खराब हो जाए, मैं मिडिल क्लास परिवार की बात बता रहा हूँ, लेकिन उसी जगह विदेश के लोग यहाँ पे आते हैं इलाज कराने। क्यों? क्योंकि इनके लिए इलाज सस्ता है। तो जब वर्ल्ड के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो जब मेडिकल की पढ़ाई आप अपने जो कह सकते हो कि ट्रांसलेट कर रहे हो, हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो पढ़ाई के लिए, क्या वो कुछ हद तक उनके लिए बेहतर रिलैक्सेशन क्रिएट कर सकता है? मतलब कह सकते हो कि हमारी जो ग्लोबल इमेज एक तरीके से बनी हुई है कि इंडिया का मेडिकल का जो है वो काफ़ी एफिशिएंट है और काफ़ी चीप है, वो क्या कहीं ना कहीं हद तक ये चिंता का विषय नहीं हो जा रहा है? तो यही सब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बातें थी। तो इस एडिटोरियल में यही था दोस्तों कि नॉट इन हिंदी नॉट इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि थोड़ा सा वर्डिक्ट है ये दोनों के बीच को। तो यही सब था दोस्तों इस एडिटोरियल में। तो आज का दोस्तों मैं सेशन को यहीं कंक्लूड करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी हों। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।